जब आदित्य वहां से बाहर निकला तब उसके चेहरे पर एक अलग ही स्माइल थी, जो इतने दिनों से किसी ने भी नहीं देखी थी। बाहर खड़े हुए गार्ड्स ने जब उसे मुस्कुराता हुआ देखा तब किसी को भी समझ नहीं आया कि उसका कारण क्या है, लेकिन आदित्य को खुद पता था कि वो कितनी बड़ी लड़ाई जीत कर आया है। सबसे पहले वो जब भी मीटिंग रूम के अंदर से वापस आता था, उसके अंदर एक रिग्रेट और गिल्ट की फीलिंग होती थी, जो उसे कहती थी कि उसने जो भी फैसला किया वो गलत किया। लेकिन आज उसे फैसला लेने की कोई जरूरत पड़ी ही नहीं। उसे बस थोड़ा सा परेशान एक ही सोच कर रही थी कि आखिर ये आहूजा सर ने बख्शी सर को ऐसी कौन सी धमकी दी है कि वो एक ही बार में राजी हो गए। आदित्य ने जब ये सोचा तो उसे कोई इमीडिएट आंसर नहीं मिल पा रहा था। उसने कभी आहूजा सर का नाम नहीं सुना था और न ही इस बारे में कि ऐसे फाइटिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज भी होते हैं, लेकिन शायद अभी के लिए उन पर फोकस करना जरूरी नहीं था। और उसे ध्यान आया कि अभी भी टेंट में मनाली और वजीर उसके रिटर्न का इंतजार कर रहे होंगे। इस बात को सोचकर उसने पैर तेजी से बढ़ाए और वो अपने टेंट में पहुंचा। टेंट का पर्दा जब उसने हटाया तो देखा कि वहां पर कोई नहीं है। उसके चेहरे पर थोड़ी सी निराशा छा गई और वो वहीं खड़ा रह गया। उसे अब इस बात का रिग्रेट होने लगा कि उसने बिना मतलब के ही वजीर को खरी खोटी सुना दी, जिसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी। वो इस बात को सोचकर अपने बेड की तरफ जा ही रहा था कि उसके पहले ही गार्ड आया और उसने आदित्य को बताया कि अगली फाइट शुरू होने वाली है। जब आदित्य ने यह बात सुनी तो उसने गर्दन हिलाकर उसे रिस्पॉन्स किया और फिर वो गार्ड वहां से चला गया। आदित्य ने एक बार अपने टेंट में आंखें घुमाकर देखा जैसे वो किसी चीज को ढूंढ रहा है, लेकिन जब उसे कुछ नहीं मिला तब वो पलटा और टेंट से बाहर निकला और फाइटिंग अरेना के रास्ते पर चल दिया। एक बार फिर उसने पहले आसमान की तरफ देखा। सूरज फिर से उसके सिर के ऊपर आ चुका था। उसे महसूस हुआ कि आज का दिन बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। पहले जब वो मौत से लड़ा था तब भी उसे लड़ने में ज्यादा टाइम लग गया। फिर वजीर से लड़ाई और मीटिंग रूम की बातों में अभी आधा घंटा तो हो ही गया था, पर फिर भी उसे इतना डिफरेंस पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन फिर उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसे पता था कि अब उसके लिए बस 6 ही फाइट बची हैं और वो उनको जितनी जल्दी खत्म करे उतना अच्छा है। उसे अपनी एनर्जी भी फुलफिल्ड महसूस हो रही थी और उसकी हड्डियां भी अब जुड़ चुकी थी, लेकिन उसे डर अभी भी वेपन से लड़ने का था। उसने सोचा कि अगर वो वेपन से नहीं लड़ सकता तो वो उन्हें चुनेगा ही नहीं और उसके अपोनेंट को मौका देगा, फिर लड़ते हुए उसके वेपन को भी तोड़ देगा और अपनी फाइटिंग टेक्निक से लड़ना शुरू करेगा। यही बात सोचकर वो फाइटिंग अरेना में एंटर हुआ। लोगों ने उसे हर बार वाला ट्रीटमेंट दिया और वो उनकी तालियों और चीयरिंग के बीच ही स्टेज के बीचों बीच जाकर खड़ा हो गया। स्टेज पर खड़ा होकर उसने जब नजरें घुमाई और सुशील की तरफ देखा तो वहां हर बार की तरह वो गुस्से में बैठा हुआ था, लेकिन इस बार उसका गुस्सा आदित्य की तरफ नहीं था, क्योंकि उसकी आंखें ऑडियंस स्टैंड में कहीं थी। जब आदित्य ने उसकी आंखों की लाइन को फॉलो किया तो उसे आहूजा सर बैठे हुए दिखे, जो उसकी तरफ ही देख रहे थे। उसे उनकी आंखों में एक चमक दिख रही थी जैसी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वो चमक उससे कह रही थी कि कोई इंसान आदित्य से पहली बार मिलने पर ही उससे किसी चीज की उम्मीद नहीं लगा के बैठा, बस वो उसे देखकर ही खुश थे। यही बात उनके चेहरे की स्माइल भी कह रही थी और कहीं ना कहीं आदित्य इस चीज को समझ पा रहा था कि आहूजा सर उससे कुछ तो चाहते हैं, लेकिन वो क्या है इस चीज का पता शायद उसे कंपटीशन के एंड के पहले नहीं चल पाएगा। वही बातें सोचकर वो उनकी तरफ देख रहा था कि तभी सुशील खड़ा हुआ और उसने उसके अगले अपोनेंट को इंट्रोड्यूस किया। वो एक लेडी थी और बहुत ही यंग लग रही थी, जैसे आदित्य से भी छोटी हो। फिर उसने उन दोनों को वेपन्स चूज करने का मौका दिया और उस लेडी ने कटाना को चूज किया, जिसे चाइनीज ट्रेडिशन में निंजा और वॉरियर्स की तलवार के नाम से भी जाना जाता है। लोग बस हैरान होकर आदित्य की तरफ देख रहे थे कि वो कौन सा वेपन चूज करेगा, लेकिन जब वो अपनी जगह से नहीं हिला तब सबको समझ आ गया कि वो बिना वेपन के ही लड़ने वाला है। इस चीज को देखकर कुछ लोग हैरान भी हुए, वहीं कुछ लोग नॉर्मल बैठे हुए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि आदित्य अपने हाथ से भी ज्यादा अच्छा लड़ सकता है। उसके बाद ही बैटिंग शुरू हुई और फिर फाइट शुरू हो गई। आदित्य को उस फाइट को लड़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी आ रही थी और डर भी लग रहा था। इसका कारण यह था कि हर बार जब भी वो उस लेडी के पास जाने की कोशिश कर रहा था तब वो कटाना को बहुत तेजी से घुमा रही थी। इसी चक्कर में उसे हवा के कटने की आवाज और कटाना के टच होने की वजह से कुछ खरोंच लग रही थी। उसे पता था कि कटाना कितनी तेज होती है और वो एक आदमी की गर्दन को काटने में 1 सेकंड से भी कम लेती है, इसलिए वो जितनी दूर रह सकता था उतनी दूर रहने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसने अपनी स्ट्रेटजी पहले से ही सोच रखी थी और उसे बस किसी तरह उस कटाना को तोड़कर उसे उसके हाथ से छुड़वाना था।
पर उसे ये बात नहीं पता थी कि वो लेडी कटाना चलाने में बहुत एक्सपर्ट है। वो किसी वॉरियर की तरह उसे घुमा रही थी और जैसे ही आदित्य उसे डोज करता वो घूमते हुए फिर जल्दी से अटैक कर रही थी। आदित्य को लड़ने में और परेशानी आने वाली थी, लेकिन फिर उसने साधु महाराज की बात पर ध्यान दिया कि अगर वो अपने अपोनेंट की तरह सोचेगा तो शायद कुछ तरीका निकल जाए। तब उसने नोटिस किया कि वो लेडी कटाना उसी टाइम पर चला रही थी जब आदित्य डॉज करके एक जगह स्टेबल खड़ा हो रहा था। इसलिए आदित्य ने अपने पांव लगातार मूव करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उस लेडी को प्रॉब्लम आने लगी। एक टाइम पर जब उसने कटाना को आदित्य के पांव के नीचे से स्लाइड करने की कोशिश की, तब आदित्य जोर से उस पर कूद गया। उस वजह से उस लेडी को झटका लगा और उसने कटाना को अपने हाथ से छोड़ दिया। तब आदित्य ने उसे अपने हाथों से उठाया और पूरी ताकत लगाकर उसे तोड़कर साइड में फेंक दिया। सब लोग इस चीज को देखकर बहुत हैरान थे कि आदित्य ने ऐसा क्यों किया, लेकिन सबको समझ आ गया कि वो बस कटाना को वहां से हटाना चाहता था। उसके बाद उन दोनों ने हाथ और पैरों के इस्तेमाल से लड़ना शुरू कर दिया। आदित्य के लिए वो फाइट बहुत आसान बन गई थी और वो अच्छे से अटैक भी कर पा रहा था, मगर वो लेडी भी उतनी ही खतरनाक थी। वो भी उसे बराबरी का कंपटीशन दे रही थी। आदित्य को समझ आ रहा था कि वो लेडी बस कटाना चलाने में ही एक्सपर्ट नहीं है, बल्कि वो प्रॉपर निंजा है। उसके अटैक्स बहुत जल्दी से उसकी तरफ आ रहे थे और कुछ तो ऐसे थे जिन्हें आदित्य स्पॉट भी नहीं कर पा रहा था, पर फिर भी उसे पता था कि उन्हें किस तरह से उसे टैकल करना है या फिर किस तरीके से एस्केप करना है। वो जल्दी जल्दी उन्हें डॉज और ब्लॉक करते हुए लीड लेने लगा और वो उस पर अटैक करने लगा। थोड़ी देर में उसे फील हुआ कि लेडी की पावर धीरे धीरे कम हो रही है और वो थक रही है। तब आदित्य ने एक जोर का पंच उसके चेहरे पर मारा, जिसकी वजह से उसकी नाक टूट गई और उसमें से खून निकलने लगा। तब आदित्य ने उसके लंबे बाल पकड़े और उसकी चोटी को घुमाकर उसे नीचे फेंकने की कोशिश की, लेकिन उस लेडी ने बीच हवा में ही अपने दोनों घुटने आदित्य के गले में डाल दिए और फिर वो उसे चोक करने लगी। आदित्य जमीन पर गिरा और तड़पने लगा। सब लोग देख रहे थे कि उस लेडी की ग्रिप बहुत टाइट थी और आदित्य उसे अपने हाथों से मारकर वहां से निकलने की हर एक कोशिश कर रहा था, पर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। आदित्य की सांस धीरे धीरे रुक रही थी और तब उसे लगा कि अगर वो यहाँ से फ्री नहीं हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। पर यही बात सोचकर वो खड़ा होने की कोशिश करने लगा। जब वो खड़ा हुआ तब भी वो लेडी उसके कंधे पर ही थी। तब आदित्य ने दिमाग लगाया और फिर वो अपने पैरों पर जोर से कूदा और अपनी पीठ के बल उसने स्टेज पर लैंड होने का फैसला किया। वो लेडी इस बात को इतनी जल्दी समझ नहीं पाई और 2 ही सेकंड में वो दोनों नीचे गिर गए। जब वो लैंड हुए तब आदित्य उसके ऊपर था। उस लेडी के सर में बहुत जोर से लगी और वहां से खून भी निकल रहा था। बस इसकी वजह से ही लेडी की ग्रिप छूट गई और तब आदित्य फ्री हुआ। उसने उसके चेहरे पर पंच मारे और जब उसे विश्वास हो गया कि लेडी पूरी तरह से डेड हो गई है, तब उसने उसे उठाकर साइड में फेंक दिया। इसके बाद वो उसके पास गया, उसके चेस्ट पर पांव रखकर उसने ऐलान किया कि वो जीत गया है और उसके बाद वो वहां से निकल गया। जब वो वहां से निकला तब उसके चेहरे पर एक पल की खुशी थी कि आखिर उसने एक और फाइट में जीत हासिल कर ही ली। लेकिन अब उसे सांस लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी और इसलिए उसने पहले बाहर खड़े रहकर 2 मिनट आराम से सांस ली। उसने अपने सीने और नाभि पर हाथ रखकर सांसों को संतुलित करने वाला व्यायाम किया। इतना करने के बाद जब उसे सब कुछ ठीक लगा तो वो अपने टेंट में पहुंच गया। उसने टेंट में एंटर होते ही देखा कि वहां पर मनाली और वजीर पहले से ही मौजूद थे। उनके चेहरे पर उसे खुशी और क्यूरियोसिटी दोनों दिख रही थी। आदित्य को समझ आ रहा था कि वो क्यूरियोसिटी बस इसी वजह से है कि मीटिंग रूम में जो कुछ भी हुआ उसने उन्हें बताया नहीं है। तब उसने बैठकर उन्हें सारी बात तसल्ली से बताई। पूरी बात सुनकर वो बहुत हैरान हुए थे, लेकिन उनके चेहरे की खुशी अब बढ़ चुकी थी। पर अब उनके मन में फिर यही सवाल आने लगा कि आखिर आहूजा सर ने आदित्य की मदद क्यों की? क्या कारण या उनका कोई फायदा हो सकता है इसके पीछे? लेकिन आदित्य ने उन्हें इस बात पर ध्यान देने के लिए मना कर दिया। उसने उनसे बस यही कहा कि वो अब इस चीज पर फोकस करें कि 5 ही फाइट्स बची हैं। उसके बाद वो यहाँ से आजाद हो जाएंगे। इस बात को जब मनाली ने सुना तो उसे इस चीज की खुशी हुई कि आखिरकार वो आदित्य के साथ अपना जीवन अब आराम से बिता पाएगी और उसने उसे गले लगा लिया। उसके चेहरे पर जीत के करीब पहुंचकर दिखने वाली उम्मीद साफ दिख रही थी। गले लग के आदित्य को भी बहुत अच्छा फील हुआ और उसने वजीर से भी माफी मांग ली। उसके थोड़ी देर बाद वो बातें करने लगे कि आदित्य अगले अपोनेंट को कैसे टैकल करेगा। लेकिन इतनी ही देर में हर बार वाला गार्ड आया और उसने हर बार की तरह ही आदित्य को बताया कि अगली फाइट शुरू होने वाली है। आदित्य ने फिर मनाली और वजीर को वहां से भेज दिया और खुद भी फाइटिंग अरेना की तरफ चल दिया।